ऑनलाइन लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक सॉलिड्स टॉपिक के अंतर्गत जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है उसका कैलकुलेशन। विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं के लिए जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उस पर हम आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम बात करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि जब किसी क्रिस्टलीय संरचना में उपस्थित धनायन और ऋणायन जिसको कि स्फेरिकल शेप में या स्फेरिकल या गोलीय आकार में माना गया है, उनकी अगर त्रिज्याएं बता दी जाएं तो त्रिज्याओं के आधार पर उनके आकार का निर्धारण हो जाएगा। और जब धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात कैलकुलेट करेंगे तो उससे त्रिज्या अनुपात ज्ञात हो जाएगा। त्रिज्या अनुपात के मान के आधार पर हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर जब हम किसी आयन का पता लगा लेते हैं तो उस आयन के चारों ओर एक निश्चित ज्यामिति में जो आयन व्यवस्थित होंगे उसके आधार पर हम उसकी ज्यामिति का भी पता लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो टेबल है, इस टेबल के माध्यम से ये जो त्रिज्या अनुपात है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और जो ज्योमेट्री है उसके बीच में जो संबंध है उसको व्यक्त किया गया है। और जैसे जैसे हम त्रिज्या अनुपात के मान में वृद्धि करते हैं तो आयनों की जो समन्वय संख्या है वो बढ़ती चली जाती है और उसी के अनुरूप उस क्रिस्टल की जो संरचना है वो परिवर्तित होती चली जाती है। ओके, तो देखिए जब त्रिज्या अनुपात का मान 0.155 से कम हो तब उस स्थिति में एक जो आयन है, भले वो धनायन हो या ऋणायन हो, उसके चारों ओर केवल और केवल दो ही आयन व्यवस्थित हो सकते हैं। यानी ऐसी स्थिति में उस आयन की उपसंयोजनक संख्या या जो समन्वय संख्या जिसको हम बोलते हैं उसका मान 2 होगा और क्रिस्टल रेखीय ज्यामिति का होगा। दूसरा देखिए, जब त्रिज्या अनुपात का मान 0.155 से 0.225 के बीच में होगा, जिसमें ये अपर लिमिट शामिल नहीं है, यानी 0.155 से शुरू करके और 0.255 से पहले यानी 0.22 जो 4 है वहां तक उस आयन की जो समन्वय संख्या है वो 3 होगी और जो संरचना है वो त्रिकोणीय होगी। ओके, फिर देखिए जब हम रेडियस रेशियो या त्रिज्या अनुपात का मान 0.225 से 0.414 तक बढ़ाते हैं तब उसी के अनुरूप समन्वय संख्या में भी वृद्धि होती है और संरचना चतुष्फलकीय प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से जब त्रिज्या अनुपात 414 से 0.732 के बीच में होगा तो उपसंयोजक संख्या 6 हो जाएगी और उसकी जो संरचना है अष्टफलकीय हो जाएगी। और जब त्रिज्या अनुपात का मान 0.732 या इससे अधिक होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़कर के 8 हो जाएगी और जो संरचना है वो घनीय संरचना प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए इस सारणी में आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं के लिए या विभिन्न जो समन्वय संख्या वाली जो क्रिस्टल संरचना है उसके लिए त्रिज्या अनुपात का मान एक निश्चित संख्या न होकर के एक रेंज में त्रिज्या अनुपात का मान दिया हुआ है। ये रेंज में त्रिज्या अनुपात का मान इस बात को शो करता है कि जैसे जैसे हम
किसी क्रिस्टलीय संरचना में धनायन व ऋणायनों का आकार परिवर्तित करते हैं तो परिवर्तित आकार के साथ में उसकी जो समन्वय संख्या और जो संरचना है वो परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन एक निश्चित मान के पश्चात उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बढ़ जाता है। ओके, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जब हम किसी धनायन के चारों ओर उपस्थित ऋणायन का आकार परिवर्तित करते हैं या फिर हम धनायन का आकार परिवर्तित करते हैं, उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर पर क्या प्रभाव पड़ता है उस बात को हम अब देखिए इस डायग्राम में देखिए एक धनायन के चारों ओर 4 ऋणायन व्यवस्थित हैं। जब हम धनायन का आकार कम करेंगे तो क्या होगा, एक इस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी जिसमें धनायन ऋणायन को स्पर्श किए हुए नहीं होगा और केवल वही क्रिस्टल संरचना स्थायी क्रिस्टल संरचना होती है जिसमें सभी आयंस एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं। ओके, ठीक उसी प्रकार से देखिए जब हम धनायन का आकार बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये ऋणायन दूर दूर चले जाते हैं। उस स्थिति में भी हमें एक स्थायी क्रिस्टल की व्यवस्था प्राप्त नहीं होती है। ओके, जब हम धनायन का आकार कांस्टेंट रखते हैं, ऋणायन का आकार परिवर्तित करते हैं, यानी ऋणायन का आकार जब हम कम करेंगे तो भी क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर परिवर्तित हो जाती है। ओके, तो देखिए जब हम त्रिज्या अनुपात का मान या बढ़ा रहे हैं यानी धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं में परिवर्तन कर रहे हैं तो थोड़े से परिवर्तन से ही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर परिवर्तित नहीं होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर परिवर्तन के लिए त्रिज्या अनुपात का एक निश्चित मान होना जरूरी है। इसलिए ये जो त्रिज्या अनुपात का मान हमें इस टेबल में एक जो रेंज है उसमें दर्शाया गया है। इस रेंज का जो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव श्रेणी। एक्सक्लूसिव का मतलब यह होता है कि उसकी जो अपर लिमिट है वो उस रेंज में शामिल नहीं है। ओके, यानी अगर हम इस श्रेणी की बात करें 0.155 से 0.225 जब किसी क्रिस्टलीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात का मान होगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगी, संरचना त्रिकोणीय होगी। लेकिन इस रेंज में ये जो 0.225 है ये शामिल नहीं है। जो ही त्रिज्या अनुपात का मान 0.225 होता है तो देखिए 0.225 यहाँ भी है तो ये इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़कर कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। और संरचना कैसी प्राप्त होती है, चतुष्फलकीय संरचना हमें प्राप्त होती है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए अब विभिन्न प्रकार की जो क्रिस्टलीय संरचनाएं हैं उनके लिए त्रिज्या अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए त्रिकोणीय संरचना में एक जो धनायन है अपने चारों ओर त्रिकोणीय रूप से 3 ऋणायनों से घिरा हुआ होता है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है एक त्रिकोणीय स्ट्रक्चर को शो कर रहा है जिसमें A, C, B क्रमशः क्या है, तीनों ऋणायनों के केंद्र बिंदु हैं। ये जो इन तीनों ऋणायनों को व्यवस्थित करने के बाद में जो इंटरस्टिशियल स्पेस बचा है उसमें धनायन अपने आप को व्यवस्थित करता है और ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, यानी स्थायी संरचना हमें प्राप्त होती है। ओके, तो देखिए इसमें त्रिज्या अनुपात की गणना करने के लिए हम इसमें कुछ ये जो धनायन का जो केंद्र बिंदु है इसको हम O से डिनोट करेंगे और A O को मिलाएंगे और O से AB पर हम क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे। ओके, तो अब देखिए इसमें एक नया ट्रायंगल हमें प्राप्त हो रहा है जिसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में जब हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे तो देखिए
ये समकोण त्रिभुज में तीनों जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी एक एंगल है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये देखिए ये एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये हाफ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का, यानी थीटा है। जब ए को थीटा माना गया है तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार क्या है इसमें, AP है और कर्ण क्या है, AO है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, AP अपॉन AO हो गया। अब चूंकि देखिए इस स्ट्रक्चर से आपको पता चल रहा होगा AP का मान कितना है, AP यानी रेनाइन के केंद्र से और इसके परिधि की दूरी उस रेनाइन की त्रिज्या है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, R माइनस से डिनोट करते हैं। ओके, और देखिए AP R माइनस हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए AO का मान कितना होगा, AO का मान कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये AO यहां से और यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, तो ये दूरी कितनी है, R माइनस, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R प्लस। AO का मान कितना हो गया, R प्लस प्लस R माइनस। ओके, ये मान हम इसमें पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए इसको। इक्वेशन नंबर 1 में AP और AO का मान रखने पर हमें, और साथ में जो थीटा है उसका मान कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। 30 डिग्री क्यों रखेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में प्रत्येक जो कोण है उसका मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है, जिसका आधा कितना होगा, 30 डिग्री। ओके, तो देखिए cos 30 इक्वल टू क्या हो गया, AP का मान हमने रख दिया है R माइनस और अपॉन AO का मान भी हमने रख दिया है R माइनस प्लस R प्लस। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में देखिए cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। ओके, ट्रिग्नोमेट्री में आप इस बात को जानते होंगे कि cos 30 का मान √3/2 होता है, इक्वल टू R माइनस अपॉन R प्लस या R माइनस प्लस R प्लस। ओके, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या प्राप्त होगा, √3 का मान होता है 1.732। तो देखिए 1.732 R माइनस प्लस R प्लस इक्वल टू क्या हो गया, 2R माइनस। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1.732 R माइनस प्लस 1.732 R प्लस इक्वल टू 2R माइनस। जो R माइनस वाले आंकड़े हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, R प्लस वाले आंकड़ों को दूसरी तरफ कर लीजिए। तो देखिए 1.732 R प्लस इक्वल टू, अब देखिए 2R माइनस माइनस 1.732 R माइनस कितना आ गया, 0.268 R माइनस। हमें क्या चाहिए, त्रिज्या अनुपात चाहिए। त्रिज्या अनुपात होता क्या है, धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात होता है। तो हमें क्या चाहिए, R प्लस अपॉन R माइनस चाहिए। R प्लस अपॉन R माइनस, इसमें ये डिवाइड कर दीजिए, 0.268 में 1.732 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या प्राप्त हो गया, हमें 0.155 प्राप्त हो गया। ओके, तो देखिए 0.155 इस रेंज की लोअर लिमिट है, यानी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, त्रिकोणीय। ओके, तो देखिए अगर हमें ये बता दिया जाए धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्याएं हैं वो बता दी जाए, तो उसके आधार पर हम त्रिज्या अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। और जब त्रिज्या अनुपात का मान ज्ञात हो गया तो हम उप सहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या हम निकाल सकते हैं। और समन्वय संख्या एक बार बता दी जाए तो उससे हमें इस बात का पता चल जाता है कि क्रिस्टल में एक आयन कितनी संख्या में विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है। और जब ये बात पता चल जाए कि किसी क्रिस्टलीय संरचना में एक आयन कितनी संख्या में विपरीत आयनों से घिरा हुआ है, तो उसके आधार पर किसी भी क्रिस्टलीय संरचना का निर्धारण किया जा सकता है। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। इस प्रकार से त्रिकोणीय संरचना के लिए जो त्रिज्या अनुपात है उसका मान हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब देखिए सपोज करिए किसी क्रिस्टलीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात का मान
0.202 है, यानी R इक्वल टू R प्लस अपॉन R माइनस का मान कितना है 0.202। ओके, या फिर ये जो इंडिविजुअल आयंस हैं R प्लस और R माइनस, इनकी त्रिज्याएं दे दी जाए और ये पूछा जाए कि किसी क्रिस्टलीय संरचना में उपस्थित आयनों की त्रिज्याएं इतनी इतनी हैं, इतनी इतनी एंगस्ट्रॉम है, तो उन आयनों के द्वारा बनाई गई क्रिस्टलीय संरचना की जो ज्योमेट्री है वो किस प्रकार की होगी, रेखीय, त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय, घनीय। ओके, तो देखिए ये मान देखिए इस टेबल के माध्यम से हम ट्रेस कर सकते हैं, ये मान इस सीमा, इस रेंज में आ रहा है, इस कैटेगरी में आ रहा है, तो उसकी संरचना कैसी होगी, त्रिकोणीय संरचना होगी। तो ये देखिए त्रिज्या अनुपात का इंपॉर्टेंस है, और अगले वीडियो के माध्यम से हम जो अगला चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है उसके लिए किस प्रकार से सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान ज्ञात करते हैं उस पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बात विशेष नोट करने की है, यहाँ पे त्रिज्या अनुपात के साथ में हम सीमांत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीमांत शब्द इस बात को इंडिकेट करता है कि जो विभिन्न प्रकार की क्रिस्टलीय संरचनाएं हैं उनमें से जो सबसे मोस्ट स्टेबल जो क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर है, यानी जो कंडीशन हमने स्टेबिलिटी के लिए बताई थी, यानी उस क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है वो न्यूनतम होगी, वो ही क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्थायी होगी। तो उसके लिए हम ये जो मान है वो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं इस पे हमने देखा। तो ये सीमांत वर्ड है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये सबसे अधिक स्थायी क्रिस्टलीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात है। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, अगले वीडियो में हम इससे आगे चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात कैलकुलेट करेंगे। धन्यवाद।